नमस्कार गुरुवर। डीएलएड के पाठ्यक्रम में एक चैप्टर है हंटर आयोग और हमारे महान समाजसेवी माननीय ज्योतिबा फूले जी का उनके सामने बयान, यानी उनको जो लिख के इन्होंने दिया शिक्षा के बारे में। मैं विस्तार से इस पे बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले विस्तार से बता देने से ये लाभ मिलता है आपको कि कंटेम्प्रेरी पूरा इतिहास को आप समझ लेते हैं, उसी में से शिक्षा की बातें निकलती हैं, तो आप भूलेंगे नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चिंतक के साथ, इनके बात के साथ, कि बहुत कई बार हेयर लाइन डिफरेंस है इन लोगों के बातों में। लगता है अरे इन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला, इन्होंने बोला, तो ये होती है दिक्कत। इसका कारण है कि बहुत पढ़ना, डूब के पढ़ता है। तो मैंने आज तय किया कि पहले इनके बात को बता दिया जाए, फिर विषय वस्तु के अंदर घुसा जाए। तो ये सारी बातें उन्होंने उस आयोग को कही थी। क्या नाम था आयोग का? हंटर कमीशन। कब ये आयोग आया था? तो सन 82 में। पहली बात जो इन्होंने इस आयोग के सामने कही वो है, बहुत अच्छे तरह से समझिए, कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए। इनके कहने के बाद लगभग ये काम होते होते 18, 20, 5, 25, 125 साल लगा। तो भारत सरकार को जो सफलता मिली, तो उसकी पृष्ठभूमि शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की बात अरविंदो करते हैं सबसे पहले 1910 में, और ये कहते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करो, और इसमें उम्र की सीमा तय होती है 12 वर्ष। ये भी याद रखिएगा। किसानों से सरकार जो टैक्स लेती है उसका आधा हिस्सा केवल प्राथमिक विद्यालय पे खर्च करे। जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसका 50%। कितने तार्किक ये थे। आज हम जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कर रहे हैं, और इन्होंने उस समय 50% कहा। कितना ज़्यादा शिक्षा के बारे में ये सोचते थे। प्राथमिक वर्ग के शिक्षक या अध्यापन की परीक्षा पास किए होना चाहिए, और किसान वर्ग का हो, उसका क्लास क्या हो, पीजेंट हो, किसान हो, ताकि वो दुख दर्द को समझे, और शिक्षण अध्यापन की परीक्षा पास किए होना चाहिए, इसलिए कि वह शूद्र अतिशूद्र बच्चों की ज़रूरतों और भावनाओं को ठीक से समझ सके। यानी जो शिक्षा चंद लोगों के पास थी, वो अब लिबरलाइज करने का आंदोलन चालू हुआ कि लिबरलाइज करो। और ये क्रांतिकारी कदम उठाने वाले व्यक्ति का नाम, दोनों दंपत्ति सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा राव फूले का योगदान कभी यह देश नहीं भूल पाएगा। इससे उन बच्चों पर नैतिक और हितकारी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो ब्राह्मण वर्ग के शिक्षक हैं वह धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण कनिष्ठ वर्ग के बच्चों के साथ मिलकर नहीं रह सकते। प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पूरा सोशल चेंज का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्रिएट करते हैं। देन सरकार का शिक्षा के क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि शिक्षा किसी जमींदार और किसी निजी व्यक्ति के पास हो। प्रचलित माध्यमिक शिक्षा यह सर्वसम्मान जनता की दृष्टि से अव्यवहार और अयोग्य है। अभ्यासक्रम व्यवहारिक हो, वह विद्यार्थी की भावी स्वतंत्रता जीवन जीने के लिए उन्हें समर्थ करने वाला, बनाने वाला होना चाहिए। एक भी बात को आप काट नहीं सकते हैं। आज भी उच्च शिक्षा यह सभी लोग आसानी से प्राप्त कर सकते, ऐसा होना चाहिए। अंडर द रीच ऑफ एवरीवन। जहां महार जाति का नाम है, मांग और अन्य शूद्र जाति की बस्ती ज़्यादा है, वहां सरकार उनके लिए अलग स्कूल खोले, क्योंकि अस्पृश्यता की भावना के कारण इन बच्चों को अन्य जातियों के बच्चों के आसपास बिठाया नहीं जा सकता है। कितनी ज़्यादा हम अनटचेबिलिटी के शिकार थे। इससे कहा कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है
तो हाँ उनके लिए स्कूल खोल के दीजिए। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों का अभ्यासक्रम आसान और सरल होना चाहिए और दैनंदिन व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। यानी शहर के क्षेत्र की तुलना में जो ग्रामीण पाठशालाएं हैं उनका थोड़ा अभ्यास क्रम थोड़ा सरल होना चाहिए। जो बात आपके बिहार पाठ्यचर्या 2008 में भी इसी कारण से, अगर एक कारण कुछ पूछा जाए तो यही एक कारण था कि जब देश का NCF 2005 है तो 8 की क्यों जरूरत पड़ी, चूंकि देखा गया कि ग्रामीण परिवेश में ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। खेती का प्राथमिक ज्ञान भी देना चाहिए बच्चों को। नैतिकता और आरोग्य विषय पर पाठ होना चाहिए, यानी थोड़ा सा मेडिकल साइंस का पाठ दीजिए और नैतिक और आरोग्य विषय पर भी पाठ होना चाहिए। ये सारी अनुशंसाएं ज्योतिबा फूले की है जो मुख्य रूप से। अब मैं आता हूं बात पे कि कौन थे ज्योतिबा फूले और कैसे इनकी ये क्रांतिकारी विचार आए। तो ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में, आज के महाराष्ट्र के थे, उस ज़माने का भी महाराष्ट्र ही था, क्योंकि महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, सौराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के पुणे के आसपास के थे। जाति के माली थे, तो ये पढ़ना चाहते थे। इनके पिताजी थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद पचरे में न पढ़ के अपने काम में इनको लगाना चाहते थे, लेकिन इनका मन था पढ़ने का। बहुत जद्दोजहद संघर्ष के बाद उस समय दो ढंग की शिक्षा थी। एक मिशनरी शिक्षा थी। मिशनरी शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा चलाई जाती थी और उस शिक्षा में कहीं ना कहीं आड़ में धर्मांतरण भी होता था, क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि किसी न किसी प्रकार भारत को न छोड़ा जाए, तो ईसाईयत का भी प्रचार करते थे। अन्य शिक्षाएं जो होती थी वो गवर्नमेंट एडेड होने लगी, सरकार उसको अनुदान देने लगा और उस अनुदान से चलने वाली थी, तो इनकी मिशनरी शिक्षा में इनका नामांकन हो गया। इन्होंने पढ़ा और इनकी कृति से जब इनके दिमाग को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत पतली किताब है इनकी, बहुत मोटी नहीं है, जिसका नाम है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में समाज के तमाम जो असमानताएं हैं उसमें ये ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रहार करते हैं और हिंदुत्व को। ये बिल्कुल राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती की तरह मूर्ति पूजा पे केवल बोलते नहीं हैं, बहुत ही रूढ़ हो जाते हैं, पतन के कारणों को गिनाते हैं और इनको इस बात से ये ताल्लुकात नहीं रखते हैं कि वेदों की ओर लौटो, जो दयानंद सरस्वती का नारा है बैक टू वेदा, कि यानी वेद को वो मानते हैं कि वही एक आदर्श समाज था और वहीं से चलकर हमारा समाज बिगड़ा। इसलिए अगर हम अपने समाज को उस जगह पे देखना चाहते हैं तो वेद की ओर चलें, वेद हमारा संदर्भ होगा। इसीलिए इसको कुछ लोग रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण। इनका मानना है कभी यहाँ जागरण हुआ ही नहीं तो पुनर्जागरण नहीं, ये नहीं मानते हैं। बात कुछ हद तक सही है, चूँकि उत्तर वैदिक काल में हम आके देखते हैं कि चीज़ें वहाँ गड़बड़ होने लगी, और जब वैदिक शिक्षा की बात आएगी तो पूरी उत्तर और पूर्व वैदिक काल जुड़ जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जुड़ जाएगा और अथर्ववेद, और उसके बाद कुछ साहित्यों में गड़बड़ियाँ होने लगी, शूद्र का उद्भव हो गया। इसलिए ये बिल्कुल कहते हैं ऐसा कोई जागरण हुआ ही नहीं कि पुनर्जागरण होगा। नए ढंग से समाज को ये बनाना चाहते थे और इसमें सबसे ज़्यादा इनका जोर निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा और महिला शिक्षा पे था। महिला शिक्षा में भी ये निम्न वर्ग को ही नहीं केवल देखते थे, उच्च वर्ग के महिलाओं के लिए भी, बालिकाओं के लिए भी ये शिक्षा की व्यवस्था चाहते थे। यानी आज भी भारत सरकार भी जो पीड़ित वर्ग के अंदर महिलाओं को शामिल करती हैं, चाहे किसी वर्ग की भी महिलाओं हों, महिलाओं का शोषण हुआ है। अब फिर हुआ क्या, अब इस बैकग्राउंड को समझने के लिए
एक बार फिर से आपको जो पढ़ा चुका हूँ उसमें ले जाता हूँ कि 1813 में लाख रुपया दिया गया भारत को कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पे का वो बजट कहलाता है। वो प्रत्यक्ष शिक्षा के लिए नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया, जो यहाँ एक बहुत ही निरंकुश और एक अच्छा प्रशासक भी अपने लोगों के लिए कहे जाने वाला डलहौजी, जिसने आग भी लगा दिया था। और डलहौजी के ज़माने में ही 1857 तो कैनिंग के समय हुआ, लेकिन डलहौजी उसका बहुत बड़ा कल्प्रिट घोषित हुआ। तो डलहौजी की जो नीति थी, तो डलहौजी को ब्रिटेन से चार्ल्स वुड ने एक पत्र लिखा और उसमें शिक्षा के सुधार की बात की, जिसको बहुत हद तक डलहौजी ने माना, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी महाअधिकार पत्र। ये ब्रिटिश वो संविधान में एक बहुत पहले की घटना हुई थी, उसको मैग्ना कार्टा बोला गया था, इसीलिए उस शब्द को लिया गया कि आमूल चूल परिवर्तन करने का इसने काम किया। तो उसमें क्या दिया था ये समझने की हमें ज़रूरत है, ताकि उस समझने से हमें होगा कि भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी कि फूले का विद्रोह बाहर आता है। तो वो कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान, साहित्य का प्रसार करो, यानी जितना वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, और स्त्री की भी शिक्षा होनी चाहिए। निजी शिक्षण संस्थान को बगैर भेदभाव किए हुए अनुदान दो। तीनों प्रेसिडेंसी में लंदन की तरह, लंदन विश्वविद्यालय की तरह तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय खोलो, यानी 3 कोलकाता, मद्रास और मुंबई खुला भी, उसी के बाद खुल भी गया। शिक्षा प्रशासन के लिए अलग विभाग की स्थापना करो। लगभग ये सारी बातें मान ली गई चार्ल्स वुड की। अब देखिए, ये बातें अगर नहीं हुई होती तो ज्योतिबा फूले नहीं होते। चूंकि ज्योतिबा फूले इस मैग्ना कार्टा से बहुत पिछड़े वर्ग को शिक्षा में बहुत लाभ नहीं मिला, उसका कारण ये था कि समाज की जो कुरीतियां थी, जो जाति व्यवस्था था, वो रोक देता था। सरकार की ओर से कोई रोक नहीं थी, समाज रोक देता था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन देखें उसका प्रभाव उन्होंने लगा कि वो साइंटिफिक चिंतन आ रहा है, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक ये समाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और सही अर्थों में अंबेडकर जो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा, तो यह काम आप देख रहे हैं कि फूले ने ही करवाया। फूले ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन वो जान गए थे जब तक इस समाज को शिक्षा उचित नहीं दी जाएगी तब तक इस समाज का भला नहीं होगा, और उसके लिए लड़ते रहे। और इतने प्रोविज़न आ गए थे, उन्होंने स्कूल खोला, सरकार से अनुदान लिया और शिक्षा की जोत जला दी, क्रांति कर दी शिक्षा के मामले में। और उन्होंने वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज, जो समाज तार्किकता की बात करता था, और उसी समाज के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया। तो सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म भारत में हुआ है, जो राजा राम मोहन राय से शुरू होता है, वो ज्योतिबा फूले ने उसका बिगुल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह बजाया, सबसे ज़्यादा उसका लाभ भारत को मिला। और उसी का उदाहरण है कि हमारे पास अंबेडकर जैसी चीज़, हस्ती पैदा हुई। ज्योतिबा फूले नहीं होते तो अंबेडकर नहीं होते। अब जरा इस डाटा को देखिए कि 1955 में 1474 शैक्षणिक संस्थान थे और भारत की आबादी 20 करोड़ थी। 20 करोड़ में 1474 शैक्षणिक संस्थान थे,
और 67,569 छात्र लगभग शिक्षा ले रहे थे, जो गवर्नमेंट का डाटा है। इस काल में 1628 ईसाई मिशनरी स्कूल थे, यानी सरकार से ज़्यादा मिशनरी के स्कूल थे, जिसमें 64,000 लोग शिक्षा ले रहे थे। वो डिस्पैच की बात सुनी गई और 1881-82 में आर्थिक वर्ष में सरकार द्वारा शिक्षा पे 70 लाख रुपए खर्च किए गए। इसमें से 16,77,000 रुपये प्राथमिक शिक्षा पे खर्च हुए, जो कम है। इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग नियुक्ति की और इस शिक्षा आयोग में हमारे समाज के महान अधिवक्ता, शिक्षा के सबसे बड़े एडवोकेट, समाज सेवी ज्योतिबा फूले, इनका 1827 से 1890 काल होता है का उद्भव होता है, और सावित्रीबाई फूले महान से, और इस आयोग को अपनी बात को इन्होंने रखा और आयोग ने इस बात को स्वीकारा और इस ढंग की व्यवस्था की गई कि अनुदान मिलने लगा और शिक्षण संस्थानें चली। तो ये बात याद रखिए कि फिर पीछे कहूँगा कि समाज में अगर एक व्यक्ति भी प्रयास करता है सही ढंग से, अब इनको पता था कि हंटर आयोग आया हुआ है, उसको बताई जाए अपनी बात, इन्होंने बताया। तो अच्छा, कोई भी आयोग, आपको पीछे मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ कि एक एक जगह थाना के द्वारा सारा रिपोर्ट लेता था, सारी चीज़ों पे काम करता, आज भी करती है सरकार, आज भी सारे रिपोर्ट ऊपर से नीचे जाते हैं। ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेसी के ईगो में कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। आज भी राइट टू एजुकेशन आया है तो इन्हीं प्रयासों से आया है कि कितनी लंबी लड़ाई लड़े हैं। इसके बाद खुद गोखले बोलते हैं 1905 में आके, गांधी बोलते हैं, तो बार बार प्रहार किया गया। चूँकि देश आज़ाद हुआ, पैसा नहीं था, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला गया, नीति निर्देशक तत्व में। अब देखिए समय आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व से फिर उठा के फंडामेंटल राइट्स बना, वो अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक समय ये भी आएगा, अब अगली लड़ाई होने जा रही है इस देश में कि नीति निर्देशक तत्व को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दो। अपना तो संविधान में 2 पार्ट है मेन, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नैतिकता पे छोड़ा गया है, जिसपे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन करना ही जरूरी है। तो कोर्ट के कई डिसीजन देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोर्ट कई जगह डिसीजन देती है, तो लगता है कि नीति निर्देशक तत्व को बना ही दिया जाए फंडामेंटल राइट्स। अब वो समय आ गया है, तो अब इस पर एक आंदोलन चलेगा, चल रहा भी है, लेकिन रफ्तार पकड़ेगा और ये देश के कल्याण की बात है। तो एक शिक्षा से प्रेम रखने वाला बदल सकता है। तो आप लोग तो कितने संख्या में हैं, कुछ तो सोचिए गुरुवर। धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.